हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आशा है आप लोग वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे जो इस चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं। और शॉर्ट्स, अब शॉर्ट्स में प्रॉब्लम ये आ रही है कि 1 मिनट में उसको एक्सप्लेन करना, एक क्वेश्चन को हिंदी में भी और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके, वो थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग हो रहा है। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि उसमें एग्जाम्पल भी दूँ, उसको हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करूँ। लेकिन 1 मिनट के अंदर अंदर उसको ख़त्म करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। मैं कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रहा हूँ। तो चलिए, आज हम लोग अब एक अपनी सीरीज़ में एक ईडियम्स एंड फ्रेजेस में, जिसको हम लोग, जैसे मैंने पहले भी बताया, मुहावरे और लोकोक्तियाँ कहते हैं, उसमें अपना सेकंड क्लास शुरू करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस का। ऑलरेडी हम लोग एक 20 ईडियम्स एंड फ्रेजेस कर चुके हैं, और आज इस सीरीज़ में हम लोग एक 20 ईडियम्स एंड फ्रेजेस और करेंगे जो पीछे एसएससी सीजीएल में कभी न कभी पूछे गए हैं रिसेंट ईयर्स में, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो ये हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो आज हम लोग करने जा रहे हैं। ये सारे के सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस या तो 2022 में और या 2023 में एसएससी ने पूछे हैं। किन एग्जाम्स में पूछे हैं? या तो सीजीएल में पूछे हैं, या सीएचएसएल में पूछे हैं, और या फिर सीपीओ में पूछे हैं। इन तीनों एग्जाम्स में से मैंने ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस लिए हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि किस लेवल की आपको तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए, आज का पहला हम लोग ईडियम करते हैं, टू रन लाइक क्लॉकवर्क। टू रन लाइक क्लॉकवर्क का मतलब बिल्कुल योजना के अनुसार, ठीक है। जैसे फॉर इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? स्मूथ, टू हैपन एग्जैक्टली एज प्लान्ड विदाउट एनी ट्रबल। स्मूथ का मतलब क्या होता है? सहजता से। टू हैपन एग्जैक्टली एज प्लान्ड का मतलब क्या हुआ? कि बिल्कुल योजना के अनुसार घटित होना, विदाउट एनी ट्रबल, बिना किसी परेशानी के साथ, ठीक है। तो टू रन लाइक क्लॉकवर्क का मतलब किसी चीज का बिल्कुल योजना के अनुसार चलना या फिर सुचारू रूप से चलना, ठीक है। इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे ताकि आपको ये याद रहे? द न्यू मैनेजर दे हायर्ड हैज बीन रनिंग दिस ब्रांच लाइक क्लॉकवर्क। जिस नए प्रबंधक को उन्होंने नौकरी पे रखा है, वो ब्रांच को मतलब शाखा को कैसे चला रहा है? रनिंग दिस ब्रांच लाइक क्लॉकवर्क। इस ब्रांच को, इस शाखा को कैसे चला रहा है? सुचारू रूप से चला रहा है। बिल्कुल जैसी योजना थी, जैसे उसको बताया गया था, वैसे ही चला रहा है, ठीक है। तो क्लॉकवर्क का, टू रन लाइक क्लॉकवर्क का मतलब कि बिल्कुल योजना के अनुसार चलाना या सुचारू रूप से चलाना। चलिए, सेकंड है ऑल इन वन पीस। ऑल इन वन पीस का मतलब होता है सब चीज एक टुकड़े में। मतलब जब कोई चीज बटी ना हो या जब कोई चीज खराब ना हो तो उसको बोलते हैं ऑल इन वन पीस, ठीक है। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा? नॉट डैमेज्ड और अनहार्म्ड, स्पेशली आफ्टर अ डेंजरस एक्सपीरियंस। डेंजरस एक्सपीरियंस का मतलब कोई खतरनाक अनुभव हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई चीज हुई हो, ठीक है। उसके बाद जो चीज डैमेज ना हुई हो, यानी कि किसी चीज, कोई चीज में क्षति ना आई हो, या उसमें कोई हार्म ना पहुंचा हो। हार्म मतलब कोई हानि ना पहुंची हो। तो किसी खतरनाक एक्सपीरियंस के बाद यदि कोई चीज क्षतिग्रस्त ना हुई हो या उसमें कोई हानि ना पहुंची हो, तो उसको हम कहते हैं ऑल इन वन पीस। जैसे इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द रेडियो हैड बीन स्टोलन। रेडियो चोरी हो गया था, बट अदरवाइज वी गॉट द कार ऑल इन वन पीस, ठीक है। सपोज किसी की कार चोरी हो गई, ठीक है, और पुलिस ने उसकी कार वापस दिलवा दी, तो कार तो वापस आ गई, लेकिन उसमें से केवल क्या चोरी हुआ था? जो कार के अंदर स्टीरियो होता है, रेडियो होता है, वो चोरी हुआ था। तो उसमें लिखा है द रेडियो हैड बीन स्टोलन बट अदरवाइज वी गॉट द कार ऑल इन वन पीस। लेकिन जो कार थी वो डैमेज नहीं हुई थी, कार को हानि नहीं पहुंची थी, ठीक है। तो ऑल इन वन पीस का मतलब सभी एक टुकड़े में या बिना किसी हानि के। चलिए, आज का हमारा तीसरा इडियम है, ग्रेट ओक्स फ्रॉम लिटिल एकॉन्स ग्रो। ओक्स जो है एक बहुत बड़ा ट्री होता है, हम सबको मालूम है, ठीक है। और एकॉन्स का मतलब जो उसका जो फल होता है वही उसको बोलते हैं एकॉन्स, ठीक है। उसके ऊपर एक हार्ड कवर होता है छोटा सा,
और उसको बोलते हैं एकॉन्स, और वो बीज की तरह भी काम करता है। यानी कि वो अगर ज़मीन पे उसका वो जो छोटा सा फल होता है ओक ट्री का, ओक पेड़ का, अगर वो गिर जाए तो उससे वापस एक पेड़ बनने लगता है। तो उसका मतलब क्या है, ग्रेट ओक्स मतलब विशालकाय जो ओक का ट्री है वो किससे ग्रो करता है, किससे पैदा होता है, एक छोटे से बीज से। ठीक है, इसीलिए लिखा है ग्रेट ओक्स फ्रॉम लिटिल एकॉन्स ग्रो। तो छोटे से बीज से एक बड़ा शक्तिशाली पेड़ का जन्म होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि कोई छोटी या मामूली चीज किसी बड़ी या प्रभावशाली चीज में विकसित हो जाती है। ठीक है, मतलब कि कोई बड़ी चीज अपने आप एकदम से एक दिन में बड़ी नहीं हो जाती, वो किसी छोटी सी चीज से यानी छोटे से बीज से एक बड़ा विशालकाय पेड़ बनता है। ठीक है, इसका इंग्लिश में मीनिंग, समथिंग लार्ज एंड सक्सेसफुल बिगेन इन अ स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट वे। ये कह रहे हैं कि जो कोई बहुत बड़ा या कोई बहुत सफल कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई आदमी हो, कोई व्यक्ति हो जो आज बहुत बड़ा है और बहुत ही सफल है, वो एक बहुत ही स्मॉल यानी बहुत ही छोटे और बहुत ही इनसिग्निफिकेंट वे यानी बहुत ही महत्वहीन, इनसिग्निफिकेंट का मतलब महत्वहीन, किसी बहुत ही छोटे या किसी बहुत ही महत्वहीन तरीके से उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन आज वो व्यक्ति या वो संस्था बहुत बड़ी हो गई है और बहुत सक्सेसफुल हो गई है। तो इसीलिए है ग्रेट ओक्स फ्रॉम लिटिल एकॉन्स ग्रो। जैसे एक छोटा सा बीज जो है वो किसी एक बड़े शक्तिशाली और महान पेड़ के रूप में विकसित होता है। ठीक है, तो उसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे जिससे आपको याद रहे, धीरू भाई अंबानी डिड नॉट स्टार्ट हिज बिजनेस बाय ओपनिंग हंड्रेड्स ऑफ फैक्ट्रीज इन हिज फर्स्ट ईयर, रिमेंबर माइटी ओक्स फ्रॉम टाइनी एकॉन्स ग्रो। कह रहे हैं कि धीरू भाई अंबानी ने अपने बिजनेस की शुरुआत, स्टार्ट हिज बिजनेस, अपने बिजनेस की शुरुआत पहले साल में ही सैकड़ों फैक्ट्रियां खोल के नहीं करी थी। ऐसा नहीं था कि उनको कोई बहुत बड़ी संपत्ति उनके बाप दादा छोड़ के गए हों और उनको उससे उन्होंने पहले साल में बहुत सैकड़ों फैक्ट्रियां खड़ी कर ली हों। नहीं, हम सबको मालूम है कि यमन कंट्री में वो एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे और उसके बाद वो हिंदुस्तान आए और उन्होंने यहाँ आके अपना जिसे थ्रेड बोलते हैं, टेक्सटाइल का काम थोड़ा सा शुरू किया था। ठीक है, और आज देखिए, रिमेंबर माइटी ओक्स फ्रॉम टाइनी एकॉन्स ग्रो। तो इसका मतलब कि आपको याद रखना चाहिए कि जो छोटे से बीज हैं उनसे एक विशालकाय पेड़ बनते हैं। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ है अपील टू सीजर। अपील टू सीजर का मतलब सीधे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को याचना करना। मतलब कि यदि आपका कार्य कहीं नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं डायरेक्टली अपील टू सीजर, मतलब डायरेक्टली उस बड़े व्यक्ति से अपील करो, डायरेक्टली उस बड़े व्यक्ति से प्रार्थना करो, तो अब तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा, टू डायरेक्ट अ प्ली टू द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन अ पर्टिकुलर सेटिंग और सिचुएशन। कि अपनी जो प्रार्थना है या जो अपनी याचना है उसको सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को अपील करने का निर्देश देना या कहना। ठीक है, कि यू अपील डायरेक्टली टू द सीजर। जैसे इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाए और इसको याद भी रहे, तो इंग्लिश में एक सेंटेंस जैसे यूज करेंगे, नो वन एल्स हैज द अथॉरिटी टू ओवरटर्न दिस डिसीजन। इस फैसले को पलटने का, ओवरटर्न दिस डिसीजन मतलब पलटने का अधिकार किसी और के पास नहीं है। यू हैव टू अप्रोच डायरेक्टली टू द सीईओ। आपको सीधे सीईओ से संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज किसी व्यक्ति का एक शहर की ब्रांच से दूसरे शहर की ब्रांच में ट्रांसफर हो गया, तो उसके जो साथी क्या कहेंगे उससे कि अपील टू सीजर, मतलब किसी और के पास ये अथॉरिटी नहीं है आपका ट्रांसफर को पलटने की, आपको डायरेक्टली जो कंपनी का मालिक है या कंपनी का सीईओ है उससे संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज अपील टू सीजर। अगला है फिफ्थ, सिटिंग शॉटगन। ठीक है, सिटिंग शॉटगन का मतलब होता है कि जो ड्राइवर होता है उसके जो बगल वाली सीट होती है उस पर सवारी करना, या आगे की जो सीट होती है उन पर सवारी करने को वाले को हम बोलते हैं, या उस सीट को बोलते हैं सिटिंग शॉटगन। ठीक है,
टू राइड इन द फ्रंट पैसेंजर सीट, मतलब सामने वाली जो यात्री की सीट होती है, जो ड्राइवर के बगल में सीट्स होती हैं, उन पर जो यात्री सवार करता है या उन पर जो सीट्स होती हैं उनको बोलते हैं सिटिंग शॉटगन। तो उसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ही कुड नॉट स्केप इंजरीज व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड एज ही वाज अ सिटिंग शॉटगन, कि जब दुर्घटना हुई तो वो चोटों से नहीं बच सका। क्यों? क्योंकि वह एक सिटिंग शॉटगन था। सिटिंग शॉटगन का मतलब वो आगे की सीट पर, जो ड्राइवर के बगल वाली सीट थी, उस पर सवारी कर रहा था। ठीक है, तो ही कुड नॉट एस्केप हिज इंजरी का मतलब ही होता है कि उसकी मौत हो गई। ठीक है, इंग्लिश में अगर कहीं लिखते हैं कि ही कुड नॉट स्केप इंजरीज, कि वो इंजरीज को, या कहीं लिखते हैं इंजरीज में ही सकम्ड टू इंजरीज, ठीक है, उसने इंजरीज के आगे समर्पण कर दिया, उसका मतलब भी ये है कि उसकी मौत हो गई दुर्घटना में या उस इंजरीज से। और ही कुड नॉट स्केप इंजरीज का भी मतलब होता है कि उसकी मौत हो गई जब व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, जब एक्सीडेंट हुआ, एज ही वाज अ सिटिंग शॉटगन, क्योंकि वो एक सिटिंग शॉटगन था या आगे की सीट पे सवारी कर रहा था। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे 5 हो गए। आइए अगले सेंटेंस पे आते हैं। तो अगले ईडियम पे आने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हम लोग कोई गेम खेलते हैं, जब हम लोग कोई मूवी देखते हैं, ठीक है, तो हमें टाइम का पता क्यों नहीं चलता? मैं 1 मिनट लूंगा, इससे ज़्यादा नहीं लूंगा। तो इसलिए नहीं चलता क्योंकि हमें उसमें इंटरेस्ट आता है। ठीक है, लेकिन जब हम कोई कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, कोई वोकेबलरी पढ़ते हैं, कोई इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ते हैं, तो हम 10 भी पढ़ लेते हैं तो लगता है अरे बाप रे, ये क्लास कितना लंबा चलेगा, अरे तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम उसमें उसको इंटरेस्टिंग नहीं बनाते। ठीक है, तो यहाँ मेरा ये काम है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना, इसीलिए मैं उसका पहले इंग्लिश में मीनिंग बता रहा हूँ, उस इंग्लिश के मीनिंग का हिंदी में मीनिंग बता रहा हूँ, फिर उसको इंग्लिश के सेंटेंस में यूज़ कर रहा हूँ, फिर उसको अगेन हिंदी, उसी इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में फिर बता रहा हूँ। ठीक है, और ईडियम का हिंदी में मीनिंग तो बता ही रहा हूँ। चलिए, तो 5 हो गए थे हमारे, अगला है 6th। फॉलो सूट का मतलब अनुसरण करना या वही काम करना जो दूसरा कर रहा है। फॉलो सूट का मतलब किसी का अनुसरण करना, टू डू द सेम थिंग, यही मतलब है, वही काम करना जो दूसरा कर रहा है। ठीक है, इसका इंग्लिश में सेंटेंस कैसे करेंगे? व्हेन वन एयरलाइन रिड्यूसेस इट्स टिकट प्राइसेस द रेस्ट यूजुअली फॉलो सूट। जब एक एयरलाइन अपने टिकट का प्राइस घटाती है तो जो बाकी एयरलाइंस हैं दे यूजुअली फॉलो सूट। रेस्ट मतलब जो बाकी की हैं वो भी उसका अनुसरण करती हैं, यानी कि वो भी उसी को, दे फॉलो सूट का मतलब वो भी वही चीज़ कॉपी करती हैं, वो भी वही काम करती हैं, यानी कि वो भी अपने टिकट घटाती हैं। तो स्पेशली एयरलाइंस में जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हो तो आप सबसे पहले, सपोज मेक माई ट्रिप या ईज माई ट्रिप, ऐसे कुछ भी खोल रहे हो आप अपनी फ़्लाइट बुक करने की, तो सबसे पहले आप देखते हो यार कि मेरा सबसे आसान कम प्राइस कौन सा है, चाहे वो फ़्लाइट सुबह 8 बजे की 7 बजे की ही क्यों ना हो, आपको घर से 5 बजे ही क्यों ना निकलना पड़े। जनरली जो हम इंडियंस हैं, मिडिल इनकम ग्रुप वाले, वो ये देखते हैं कि सबसे कम प्राइस किसका है, तो जिसका प्राइस कम सबसे है वो सबसे पहले भर जाती है। तो बाकी एयरलाइंस को ये मालूम होता है, तो जैसे ही कोई एक एयरलाइन अपने टिकट का प्राइस कम करती है बाकी भी उसको कम करने लगती है। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा 7th है स्विम विद द टाइड। स्विम विद द टाइड का मतलब, टाइड मतलब क्या होता है? ज्वार, जो हम लोग बोलते हैं ना, टाइड एंड मतलब ज्वार भाटा जो समुद्र में आता है जब लहरें ऊंची होती हैं। तो स्विम विद द टाइड का मतलब कि समय के साथ चलना। इसलिए बना है कि अगर आप, मतलब लहरें तेज हैं, अगर आप अपने आप को उसमें बस किसी तरीके से पानी में रखें तो आप उसके साथ खुद ही तैर जाएंगे। यानी अगर पानी का बहाव नदी में भी जिस तरफ होता है आप उसी तरफ, अगर तैरे ना भी तो आप अपने आप को उधर ही की तरफ ले जाएंगे। तो स्विम विद द टाइड का मतलब कि जो भी ज्वार है, यानी जो भी लहरों का बहाव है उसके अनुसार चलना, यानी कि तौर तरीके के अनुसार चलना या समय के अनुसार चलना। ठीक है, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिवेलिंग ओपिनियन और टेंडेंसी,
इसका मतलब ये है प्रिवेलिंग ओपिनियन का मतलब, प्रिवेलिंग का मतलब प्रचलित, जो भी प्रचलित ओपिनियन है, जो भी प्रचलित राय है, या जो भी प्रचलित प्रवृत्ति है, टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति, उसके अनुसार चलना। ठीक है, उसको बोलते हैं स्विम विद द टाइड। ठीक, अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? इट इज ईजियर टू स्विम विद द टाइड देन टू अपोज द व्यूज ऑफ द मेजोरिटी। ये कह रहे हैं कि जो मेजोरिटी है उसको अपोज, मेजोरिटी मतलब होता है बहुसंख्यक विचार, व्यूज ऑफ द मेजोरिटी मतलब बहुसंख्यक विचार, उसको अपोज करना यानी कि उसको विरोध करने की बजाय, जो इट इज ईजियर टू स्विम विद द टाइड मतलब बहाव के साथ बहना ज्यादा आसान है बजाय इसके कि मेजोरिटी को के व्यूज को अपोज करना। ठीक है, कम टू द ब्लोज मतलब लड़ाई पर उतर आना या झगड़ पड़ना। ठीक है, कम टू द ब्लोज, कम टू द ब्लोज का मतलब कि टू हैव अ फिजिकल फाइट, फिजिकल फाइट मतलब शारीरिक लड़ाई, और अ सीरियस आर्ग्यूमेंट और एक गंभीर बहस करना। विथ समवन किसी के साथ। ठीक, टू हैव अ फिजिकल फाइट यानी किसी शारीरिक लड़ाई करना या बहुत गंभीर बहस करना किसी के साथ, उसको बोलते हैं कम टू ब्लोज। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटर्स नियरली केम टू ब्लोज विद द पुलिस ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट मतलब प्रदर्शन के दौरान जो प्रदर्शनकारी थे, डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, नियरली केम टू ब्लोज विद द पुलिस कि पुलिस के साथ लड़ाई पर उतर आए। लगभग, नियरली केम मतलब लगभग, लगभग पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। किसकी? प्रदर्शनकारियों की। किसके दौरान? प्रोटेस्ट के दौरान, प्रदर्शन के दौरान। ठीक है, तो कम टू ब्लोज का मतलब लड़ाई पर उतर आना, हैव अ फिजिकल फाइट। उसके बाद अगला लगभग सिमिलर का तरीका, सिमिलर ही है इससे, वो है, ये था 8th नंबर और अब हम अगला कर रहे हैं 9th नंबर। लॉक हॉर्न्स, लॉक हॉर्न्स का मतलब किसी के साथ बहस करना। ठीक है, टू बिगिन टू आर्ग्यू और फाइट मतलब किसी के साथ बहस करना या फिर लड़ाई करना। ठीक है, तो इसमें और इसमें फिर अंतर क्या हुआ? इसमें कम टू ब्लोज का मतलब जनरली लगाया जाता है जब आपकी कोई फिजिकल फाइट होती है। फिजिकल मतलब शारीरिक लड़ाई जब किसी से हो जाती है, जैसे सपोज एक दूसरे से कोई घूंसा ही मारने लगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कम टू ब्लोज। लेकिन लॉक हॉर्न्स का जनरली मतलब होता है आर्ग्यूमेंट करना। ठीक है, मतलब दे ऑलवेज लॉक हॉर्न्स इन द मीटिंग, कि वो जो मीटिंग के अंदर हमेशा ही बहस करने लगते हैं ऑफिस में। तो इसमें और इसमें क्या है? लॉक हॉर्न्स का मतलब जो है वो फिजिकल फाइट, इसमें फिजिकल फाइट जिसको बोलते हैं ना, जो मैंने यहाँ लिखा है, लॉक हॉर्न्स में फिजिकल फाइट का मतलब नहीं होता है। जैसे एग्जाम यहाँ पर इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ही ऑलवेज लॉक हॉर्न्स विद हिज कुलीग्स, वो हमेशा अपने कुलीग्स के साथ यानी हमेशा अपने सहकर्मियों के साथ उलझ जाता है। उलझ जाता है मतलब बहस करने लगता है। ठीक है, चलिए अगला है बीट ऑब्लिक बैंग द ड्रम्स। बीट बैंग द ड्रम का मतलब, ड्रम का मतलब ढोल और बीट या बैंग का मतलब पीटना, ढोल पीटना। ठीक है, तो उसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है कि ढोल पीट रहा है कोई खड़ा होके। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करना। ठीक है, किसी चीज का बहुत ज्यादा समर्थन करना, उसको बोलते हैं ही इज बीटिंग और बैंगिंग द ड्रम्स। ठीक है, इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे कि ड्यूरिंग द इलेक्शन, चुनाव के दौरान, द गवर्नमेंट विल बीट द ड्रम्स फॉर देयर हैंडलिंग ऑफ इकोनॉमी, जो सरकार है वो अर्थव्यवस्था संभालने का ढोल पीटेगी। यानी हर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो जिसकी सरकार चल रही हो, वो चुनाव के दौरान उसने अर्थव्यवस्था कैसे संभाली, उसने क्या क्या अच्छे काम किए, उसका क्या करती है? बीट द ड्रम्स। ठीक है, उसकी ढोल पीटती है। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा कौन सा हो गया? 10th। आइए अब अगला है हमारा 11th। तो इसको 1 मिनट पढ़िए, तब तक मैं भी पानी पी लेता हूँ। ठीक है, 2 मिनट।
चलिए, फुल ऑफ रेड हेरिंग्स। रेड हेरिंग मतलब, रेड हेरिंग एक तरह की मछली होती है, और जब वो मछली किस कलर की होती है? सिल्वर कलर की, चांदी के कलर की, ठीक है। लेकिन उसको खाया कैसे जाता है? उसको खाया जाता है धुएं में भून के, आग में भून के। जब आग में भूनते हैं तो वो किस कलर की हो जाती है? लाल कलर की। लेकिन एक्चुअली वो किस कलर की है? ओरिजिनली सिल्वर कलर की। तो जब कोई चीज, जो महत्वपूर्ण चीज है, जो देखने में जैसा लग रहा है वैसा ना हो, बल्कि किसी और तरीके का हो, ठीक है, मतलब मेन जो मुद्दा है उसकी बात कोई ना करे, किसी और चीज की बात करे, उसको बोलते हैं दिस इज फुल ऑफ रेड हेरिंग्स। तो फुल ऑफ रेड हेरिंग्स का मतलब कि समथिंग दैट टेक्स अवे अटेंशन फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट। कोई चीज जो आपका ध्यान किसी केंद्रीय बिंदु से हटा देता है, केंद्रीय बिंदु से हटा देता है, उसको बोलते हैं हम फुल ऑफ रेड हेरिंग्स, ठीक है। जैसे क्या, इसका एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। द जज सेड द आर्ग्यूमेंट इज अ रेड हेरिंग। जज ने ये कहा, या न्यायाधीश ने कहा कि ये जो तर्क है ये रेड हेरिंग है। मतलब जो तर्क आप बता रहे हो, या जो एडवोकेट आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तर्क कर रहा है, वो सही नहीं है, वो कुछ और, किसी और चीज की बात कर रहा है। इट एक्चुअली हैज नथिंग टू डू विद द इश्यू। इसका जो वास्तव में जो मुद्दा है, इश्यू है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी एडवोकेट्स ये करते हैं ना, कि जब उनको लगता है कि उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो वो बात को किसी दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो जज ने ये कहा कि जो आर्ग्यूमेंट जो एडवोकेट दे रहा है ये क्या है? ये एक रेड हेरिंग है, ठीक है। अगला है बॉटम लाइन, ठीक है। बॉटम लाइन ये है कि, आई होप ये समझ में आ गया होगा रेड हेरिंग। एक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, हम लोग कहते हैं ना बॉटम लाइन क्या है, मतलब कहीं कोई बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट चल रहा हो, ठीक है, उस आर्ग्यूमेंट में हम कहेंगे कि, तो बॉटम लाइन का मतलब होता है एक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य। मतलब हम ये कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत देर से बात कर रहा है तो वो लास्ट में कहेगा बॉटम लाइन ये है, यानी मैं इतनी देर से जो मैंने बात करी उसका एक्चुअल बात, एक्चुअल तथ्य, एक्चुअल फैक्ट ये है, ठीक है। तो बॉटम लाइन जो है एक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। इसी तरीके से कंपनीज में भी होता है। कंपनीज में बॉटम लाइन किसको बोलते हैं? जो उसका नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। मतलब किसी कंपनी ने 100 रुपये कमाया, ठीक है, उसमें लेट से 30 रुपये की सैलरी दे दी, 10 रुपये मार्केटिंग एक्सपेंस हो गया, 10 रुपये एडमिन एक्सपेंस हो गया, 20 रुपये बैंक का इंटरेस्ट हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन बॉटम लाइन क्या है? मतलब एक्चुअली बचा कितना कंपनी के पास, तो उसको बोलते हैं बॉटम लाइन, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इन अ सिचुएशन, कि किसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द बॉटम लाइन इज दैट वी नीड मोर टाइम टू कंप्लीट द सिलेबस, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और बहुत सारी बातें कर रहा हूं तो मैं लास्ट में क्या बोलूंगा कि फाइनल बात यह है कि अगर हमें अपना सिलेबस अच्छे तरीके से ख़त्म करना है तो हमको नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमको हर टॉपिक कवर करना है, हर टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल बताने हैं, फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझाने हैं, ठीक है, और फिर उसमें स्टूडेंट की क्वेरी भी ठीक सॉल्व करनी है। तो बॉटम लाइन ये है कि हमको ज़्यादा टाइम चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, ठीक। चलिए, उसके बाद है 13th है इन लाइन विद। इन लाइन विद मतलब समान साथ समझौते में, ठीक है। इन लाइन विद मतलब कि सिमिलर टू, इन एग्रीमेंट विद मतलब किसी चीज़ के समझौते में जब हम कोई बात करते हैं या किसी चीज़ से एग्री करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि इन लाइन विद, ठीक है।
इसका सेंटेंस क्या कैसे यूज करेंगे जिससे आपको समझ में आए? वी ट्राई टू कीप अवर प्राइसेस इन लाइन विद अवर कॉम्पिटिटर्स। तो कोई कंपनी कह रही है कि जो हम अपनी कीमतें हैं अपने प्रोडक्ट्स की, वो अपने जो कॉम्पिटिटर हैं यानी प्रतिस्पर्धी हैं उनके समान ही रखने का प्रयास करते हैं, कि जो हमारा प्राइस हो वो ना उनसे बहुत ज़्यादा कम हो और ना ही उनसे बहुत ज़्यादा हो प्राइस। ठीक है, तो वी ट्राई टू कीप अवर प्राइसेस इन लाइन विद अवर कॉम्पिटिटर के मतलब कि उन्हीं के समान रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है 14th क्या है? फुल ऑफ हॉट एयर। फुल ऑफ हॉट एयर का मतलब खाली बड़ी बड़ी बातें या खाली बड़े बड़े, जिसे कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करना, केवल बड़े बड़े लंबे लंबे प्लान बनाते रहना, लेकिन एक्चुअल फैक्ट की बात, एक्चुअल ठोस बात कोई ना हो। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में क्या मतलब है? नॉट सिंसियर एंड विदाउट एनी मीनिंग। मतलब जो सिंसियर ना हो यानी ईमानदार ना हो और बिना किसी मतलब के, मतलब बिना उसका कोई भी ठोस मतलब ना निकल रहा हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कि फुल ऑफ हॉट एयर। तो व्हेन वी से समबडी इज फुल ऑफ हॉट एयर, इसका मतलब कि वो सिंसियर नहीं है और हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है। द सेल्समैन वॉज वेरी टॉकेटिव। जो सेल्समैन था वो बहुत ज़्यादा बातूनी था, एंड वॉज फुल ऑफ हॉट एयर, और खाली बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। ठीक है, मतलब उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, उसको ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अगर आप लिटरल मीनिंग देखें तो उसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ कि वो गर्म हवा से भरा हुआ था। तो हम ईडियम्स में कभी भी हम लिटरल मीनिंग, उसका शाब्दिक अर्थ नहीं निकालते हैं, हम उसका एक्चुअल मीनिंग निकालते हैं कि कैसे, और वो तभी पता चलेगा जब आप सेंटेंस में यूज़ करोगे। तो जो सेल्समैन था वो बहुत ही बातूनी था और वॉज फुल ऑफ हॉट एयर, मतलब वो खाली बड़ी बड़ी बातें कर रहा था लेकिन उसको एक्चुअल नॉलेज कुछ नहीं थी। ठीक है, 15वां ऑन द बैक बर्नर। ऑन द बैक बर्नर का मतलब किसी चीज़ को इग्नोर कर देना, किसी चीज़ को टाल देना या किसी चीज़ को ठंडे बस्ते में डाल देना। ठीक है, पुट असाइड फॉर टाइम बीइंग, मतलब कुछ समय के लिए उसको अलग रख देना, उसको बोलते हैं ऑन द बैक बर्नर। ठीक है, जैसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? शी पुट हर सिंगिंग करियर ऑन द बैक बर्नर टू टेक केयर ऑफ हर न्यूली बॉर्न चाइल्ड। उसने जो अपना गायन का करियर था, सिंगिंग करियर मतलब अपना गायन का जो उसका करियर था, उसको उसने बैक बर्नर पे रख दिया, यानी कि उसने उसको कुछ टाइम के लिए किनारे रख दिया या कुछ उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, यानी कि उसको इग्नोर कर दिया। टू टेक केयर ऑफ हर न्यूली बॉर्न चाइल्ड, उसका जो नया बच्चा हुआ था उसकी परवरिश करने के लिए उसने अपना जो गायन का करियर था उसको बैक बर्नर पे रख दिया। ठीक है, चलिए तो अगला हम लोग करते हैं इसमें, ये हमारे 15 हो गए, नेक्स्ट है 16, टोटल 20 करेंगे आज हम। ठीक है, तो 16 क्या कहता है? अ कॉग इन द मशीन। अ कॉग इन द मशीन का मतलब कोई मामूली व्यक्ति, किसी बड़ी चीज में कोई मामूली व्यक्ति या किसी बड़े मशीन के अंदर कोई एक छोटा सा ऐसा पुर्जा जिसका कार्य तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो लेकिन वो अपने आप को या लोग उसको महत्वपूर्ण ना समझें। ठीक है, तो मैं क्लास में भी ऐसे ही समझाता हूँ कि जो हमारा गाड़ी का इंजन या मोटरसाइकिल का इंजन होता है ना, उसमें अगर आप उसको खोलें तो ऐसे ऐसे गियर होते हैं, मतलब जैसे ये होता है ना, ये ठीक है, जब ये गियर घूमता है तो ये अपने से इससे जुड़े हुए वाले दूसरे गियर को घुमाता है। ठीक है, तो इसमें अगर एक कॉग यानी एक चीज इसका छोटी सी टूट जाए तो ये नहीं प्रॉपर घूमेगी, और ये नहीं घूमेगा तो ये नहीं घूमेगा, इससे कोई अलग चीज जैसे बेल्ट है वो कनेक्टेड होगी, इसका मतलब पूरा इंजन बंद हो जाएगा। तो है ये छोटी सी चीज देखने में, लेकिन महत्वपूर्ण कितनी है कि जरा सा ये खांचा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना, अगर टूट जाए तो पूरी की पूरी गाड़ी बंद हो जाती है।
ठीक है, इसीलिए कहते हैं अ कॉग इन द मशीन का मतलब कोई ऐसी छोटी सी चीज़, कोई ऐसा छोटा सा व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन में जिसका कार्य तो बहुत महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी अगर आप पूरा होल सोल देखें तो उसका जो कार्य है बहुत ही, उसको मामूली व्यक्ति माना जाता है या मामूली पुर्जा माना जाता है। ठीक है, अ मेंबर ऑफ अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हुज जॉब although necessary makes them feel as if they are not important। ठीक है, एक बड़े संगठन का सदस्य जिसका काम हालांकि आवश्यक है, लेकिन वो उसे ऐसा महसूस कराता है कि जैसे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेक्स देम फील एज इफ दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल कैसे यूज करेंगे, आई डिसाइडेड टू सेट अप माई ओन बिजनेस, मैंने अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने का निर्णय लिया, बिकॉज आई वॉज टायर्ड ऑफ जस्ट बीइंग अ कॉग इन अ मशीन, क्योंकि मैं थक गया था एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक मशीन का पुर्जा बन के रह गया था मैं, मतलब एक मामूली व्यक्ति बन के रह गया था, मेरे कार्य की कोई वैल्यू नहीं कर रहा था ऑर्गेनाइजेशन में। सपोज कोई व्यक्ति हो जो एक छोटी पोजीशन पे हो, ठीक है, मेहनत तो वो बहुत कर रहा है, लेकिन कंपनी उसको ऐसे जता रही हो कि कोई बात नहीं, तुम छोड़ के चले जाओ, हम दूसरी जगह तुम्हें रख लेंगे कोई व्यक्ति, और उसका काम वो ऐसे बता रही है कि तुम्हारा कोई काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके बारे में वो व्यक्ति अपने कार्य के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, 17th का मतलब है कमज़ोर, फीका, हल्का। मिल्क एंड वाटर का मतलब कमज़ोर, फीका, हल्का। वीक, लैकिंग स्ट्रेंथ, मतलब कमज़ोर या जिसमें ताकत की कमी हो, ठीक है, बल की कमी हो, उसको बोलते हैं मिल्क एंड वाटर। कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में, ऑपोजिशन रिजेक्टेड द रिपोर्ट, विपक्ष ने, ऑपोजिशन ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, एंड टर्म्ड इट एज अ जस्ट मिल्क एंड वाटर, और उन्होंने उस रिपोर्ट को बहुत ही कमज़ोर बताया, फीका बताया और हल्का बताया। ठीक है, कि इस रिपोर्ट में कोई भी दम नहीं है। ठीक, अगला है 18th इज अ डिम व्यू ऑफ। अ डिम व्यू ऑफ का मतलब किसी चीज को नामंजूर करना, अस्वीकृत करना। ठीक है, टू डिसअप्रूव ऑफ समथिंग, किसी बात को अस्वीकार करना, उसको बोलते हैं अ डिम व्यू ऑफ। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन टुक अ डिम व्यू ऑफ हिज डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, हर व्यक्ति ने उसके अपमानजनक या उसके अपमानजनक व्यवहार को अस्वीकार किया, ऐसे बोलेंगे इसकी हिंदी। एवरीवन टुक अ डिम व्यू ऑफ हिज डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर का मतलब अपमानजनक व्यवहार, ठीक है, और व्यवहार, और टुक अ डिम व्यू ऑफ मतलब कि अस्वीकार करना। तो हर व्यक्ति ने उसके अपमानजनक व्यवहार को बुरा माना या अस्वीकार किया कि उसे ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 18th। अगला है 19th। ठीक है, 19th क्या है, गॉड्स ऐप। ठीक है, गॉड्स एप्पे। गॉड्स एप्पे का मतलब पैदाइशी मूर्ख, बॉर्न फूल, जन्मजात जिसको बोलते हैं, जन्मजात मूर्ख, गॉड्स एपी। ठीक है, ही इज गॉड्स एपी का मतलब वो जन्मजात मूर्ख है। ठीक है, इसका सेंटेंस में, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। अब बॉर्न फूल का मतलब जन्मजात मूर्ख, तो अगर किसी व्यक्ति को जन्मजात मूर्ख कहना होता है या बुक्स में देखा जाता है, लिखा जाता है, तो ही इज गॉड्स एप, मतलब वो पैदाइशी मूर्ख है, जन्मजात मूर्ख है। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा लास्ट है मीली माउथ्ड। मीली माउथ्ड का मतलब होता है कि जो लोग मृदुभाषी होते हैं। मृदुभाषी मतलब मीठा बोलते हैं, लेकिन नेगेटिव सेंस में। नेगेटिव सेंस में मतलब मृदुभाषी जनरली एक पॉजिटिव बात है, लेकिन जब आप किसी को सच्चाई बताने से हिचकें, स्पेशली जब आपकी वो ड्यूटी हो, ठीक है, और आप हमेशा मीली माउथ्ड रहें,
तो उसको बोलेंगे ही इज मीली माउथ्ड, मृदुभाषी है, ठीक है। जैसे नॉट ब्रेव एनफ टू स्पीक डायरेक्टली और ऑनेस्टली। डायरेक्टली ऑनेस्टली का मतलब कि सीधी बात करना और ईमानदारी से बात करने का उसके अंदर, जिसके अंदर साहस ना हो, उसको बोलेंगे मीली माउथ्ड। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है नेगेटिव सेंस, कि कोई व्यक्ति सच्चाई बताने से जब हिचके, ठीक। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ऑपोजिशन लीडर वॉज नॉट मीली माउथ्ड वाइल क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी। कि गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब सरकारी नीतियां, सो सरकारी नीतियों की आलोचना करते समय, वाइल क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब सरकारी नीतियों की आलोचना करते समय ऑपोजिशन लीडर जो है वो मीली माउथ्ड नहीं था। मतलब जो ऑपोजिशन लीडर था वो मतलब मृदुभाषी नहीं था, उसने जोरदार तरीके से क्रिटिसाइज किया, आलोचना करी गवर्नमेंट की पॉलिसीज की, ठीक है। तो अपोजिशन जो विपक्षी नेता था वो मीली माउथ्ड नहीं था, वो मृदुभाषी नहीं था जब उसने विपक्षी जो उसने गवर्नमेंट की पॉलिसीज की आलोचना करी तब, ठीक है। तो मीली माउथ्ड मतलब कि जब किसी कार्य को करने का या बोलने का साहस ना होना ईमानदारी से, तो उसको बोलते हैं ही इज मीली माउथ्ड, ठीक है। तो ये हमने आज 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लिए जो हमारे किसी न किसी एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ में, या तो 2022 में और या 2023 में। और ये हमारा आज कौन सा लेक्चर है? सेकंड लेक्चर है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज में, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन से किए एक बार जल्दी से हम लोग केवल उनके नाम पढ़ लेते हैं। टू रन लाइक क्लॉकवर्क, ऑल इन वन पीस, ग्रेट ओक्स फ्रॉम लिटिल एकॉन्स ग्रो, अपील टू सीजर, सिटिंग शॉटगन, फॉलो सूट, स्विम विद द टाइड, कम टू ब्लोज, लॉक हॉर्न्स, बीट और बैंग द ड्रम्स, full of red herrings, bottom line, in line with, full of hot air, on the back burner, a cog in the machine, milk and water, a dim view of, or God's app, और mealy mouthed, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज जो मैं 1 मिनट के अंदर आपको बताना चाहूंगा, आपसे बात करना चाहूंगा इनफैक्ट, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं, या मैं जहाँ जहाँ भी पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर कितना टाइम लगता है, ठीक है। नंबर 1, बस 1 मिनट में अपनी बात में ख़त्म करूँगा। और तैयारी कैसे करें? तो सर समय कितना लगेगा? कुछ नए ख़ास तौर से जो स्टूडेंट्स आते हैं, और तैयारी कितना करें, ठीक है। तो आपको कितना टाइम लगेगा, कैसे तैयारी करनी है, ये इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, ठीक है। आपको कहाँ जाना है सबको मालूम है, सपोज यहाँ जाना है आपको, ठीक है, और आप हो कहाँ, ये बात ज़्यादा ज़रूरी है। इसको इस तरह से समझिए, चलिए, कि आपके घर से रेलवे स्टेशन का रास्ता हो सकता है ये है रेलवे स्टेशन, ठीक है, और कोई और व्यक्ति उसके घर से रेलवे स्टेशन का रास्ता ये हो, और कोई और व्यक्ति हो उसके घर से रेलवे स्टेशन का रास्ता ये हो। तो इस बात को 1 मिनट के अंदर समझ लीजिए जल्दी से कि आप कहाँ पर हैं। गूगल मैप आपको, अगर आप यहाँ खड़े हैं, गूगल मैप आपको यहाँ से थोड़ी ना रास्ता दिखाएगा, वो तो यहाँ से दिखाएगा ना। तो अगर आप मुझे गूगल मैप मान रहे हैं तो मैं ये कैसे बता सकता हूँ? आपको खुद जानना है कि मैं इस समय कहाँ हूँ। उसके लिए सबसे पहले ये करिए कि एक दिन कोई प्री का टियर 1 का मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। टियर 1 का मॉक टेस्ट लगाइए आप, और टियर 1 का मॉक टेस्ट लगाते समय ये देखिए कि मेरे जो 50 मार्क्स हैं उसमें 7 नंबर आ रहे हैं, या 50 में से 3 नंबर आ रहे हैं, या 50 में से 43 आ रहे हैं। तो अगर 50 में से 3 आ रहे हैं तो तैयारी करने का एक अलग तरीका है, ठीक है, और 50 में से 43 आ रहे हैं तो तैयारी करने का एक अलग तरीका है।
ठीक है। तो मुझे मुझे लगा कि ये क्लास के टाइम में बता दूंगा तो मेरी बात लगभग सब तक पहुंच जाएगी। मैं हर क्लास में स्टूडेंट को जनरली ये बताता हूँ, स्पेशली नए नए बैचेस में बच्चे बहुत पूछते हैं। ठीक है, चलिए और आज का क्लास हम लोग यहाँ पर फिनिश करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ जो आज हमने ये 20 ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़े इम्पॉर्टेंट, जो पीछे एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, ये आपकी समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। हम लोगों ने उसको इंग्लिश में पढ़ा, फिर उसको इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद देखा, फिर उसका सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं वो देखा, ताकि हमारे माइंड में वो इम्प्रिंट हो जाए। मतलब हमें बहुत ज़्यादा बार उसको रिवीजन करने की कोशिश ना करनी पड़े और वो हमें याद रहे। ठीक है, तो मैं ये आशा कर रहा हूँ कि आपको इस चैनल से फ़ायदा पहुँच रहा होगा और आपको किसी न किसी तरीके से ये चैनल शायद दूसरे चैनल से थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे वीडियोस टीचर्स के देखे हैं। मैंने बहुत कम ऐसे वीडियोस देखे हैं जिनमें जो पॉपुलर टीचर हैं वो इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद करके और साथ में सेंटेंस में यूज़ करके और फिर सेंटेंस का भी हिंदी में अनुवाद करके पढ़ा रहे हों। ठीक है, तो मैं ये आशा कर रहा हूँ कि आज के वीडियोस से आपको फ़ायदा पहुँचा होगा। आप मेरे साथ बने रहे, हमने मिलके ये आज 20 इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस सीखे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगला क्लास हम लोग किसी और टॉपिक पे शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।